विरोध करने पर मारपीट नाबालिग के साथ की गई। स्कूल से लौटने के दौरान इस घटना को अंजाम नाबालिग छात्रा के साथ दिया गया। थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रायडीह थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और रुपेश, नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, कार्रवाई क्या हुई है इस मामले में अब तक? जी, आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है रायडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में घटा है, जहां पे नाबालिग छात्रा है 13 वर्षीय, जो अपने स्कूल से घर लौट रही थी। उसी दौरान कॉलेज 11वीं कक्षा के छात्र है, वो भी नाबालिग के द्वारा उसको जबरदस्ती पकड़कर उसके इच्छा के विरुद्ध में उसके साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और मौके से फरार हो गया। डहरी समीप छात्रा जब अपने घर पहुंची तो उसने पूरे घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन के साथ वो रायडीह थाना पहुंची और पूरे थाना में मामले से अवगत कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच कराया है और बता दें, आगे की कार्रवाई के लिए जो आरोपी जो छात्र बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जी शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। आज से झारखंड का बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। बजट सत्र को लेकर तैयारी पूरी है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। कानून व्यवस्था पर हंगामा हो सकता है। सत्र के हंगामे के आसार हैं और 24 फरवरी को राज्य का बजट भी पेश किया जाएगा। 19 मार्च तक सदन की कार्यवाही चलेगी और ये कार्यवाही जो है वो डिजिटल पेपरलेस होगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज से सत्र की शुरुआत होनी है और झारखंड का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाना है और इससे किसानों को, महिलाओं को भी खासा उम्मीद है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट की सत्र की शुरुआत होगी। निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को सदन की कार्रवाई स्थगित रहेगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन में पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। 19 मार्च तक चलने वाले सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। 23 फरवरी को निकाय चुनाव को लेकर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के साथ कल विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी। 24 फरवरी को राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सत्र पेश करेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार हम बात करें, विपक्ष का गतिरोध सदन से सड़क तक पिछले दिनों बना रहा, यानी पिछले सत्र में बना रहा, क्या इस बार भी उसी तरह का माहौल रहेगा? लेकिन अगर हम कहें कि 17 कार्य दिवस में सरकार की कई तरह की विधेयक भी पेश की जाती है। अब देखना यह होगी कि सदन की कार्रवाई में कितना सरकार को सहयोग करती है विपक्षी दल, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। रांची से निरंजन सिंह। और निरंजन हमारे साथ विधानसभा परिसर से जुड़े हुए हैं। निरंजन, आज से झारखंड का बजट सत्र शुरू हो जाएगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, बजट भी पेश किया जाना है, लेकिन अभी किस तरीके की हलचल नजर आ रही है? विपक्ष के किस तरीके के तेवर सदन के बाहर? की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल का अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की जो है अभिभाषण में पढ़ा जाता है। निश्चित तौर पर आप देखें कि मैं इस वक्त सदन के परिसर के बाहर हूं और यहां पर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका आना शुरू हो गया है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई होगी। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। लगभग 40 से 45 मिनट तक राज्यपाल अभिभाषण देंगे और उस ठीक बाद जो दिवंगत है, जिनका निधन हुआ है, शोक प्रस्ताव पारित के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित की जाएगी। 24 फरवरी को सदन में 2026-27 का वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाएगा और 17 कार्य दिवस हैं, यानी 19 मार्च तक सदन की कार्रवाई चलेगी। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन के अंदर और सदन के बाहर कितना सहयोग मिलता है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो सदन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी और शोक प्रस्ताव के बाद ही सदन की कार्रवाई स्थगित होगी। 17 कार्य दिवस हैं, 19 मार्च तक सदन की कार्रवाई चलेगी। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें नगर निकाय चुनाव की तो 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है। उसको लेकर के सदन की कार्रवाई शनिवार को यानी 21 मार्च को
21 फरवरी को जो 23 फरवरी को मतदान होना था उसको लेकर के अवकाश घोषित किया गया है और सदन की कार्रवाई यानी शनिवार को भी होगी। उसको लेकर के विधायक दल की बैठक में सहमति बनी और आज कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक होती है उसमें सभी दल के विधायक मौजूद होते हैं। उसमें आम सहमति बनेगी, उसके बाद अंतिम मोहर लगाया जाएगा। अब देखें कि अगर हम बात करें जो कार्रवाई है सदन की जो सुचारू ढंग से संचालन होता है उसमें कितना सहयोग कर पाता है ये देखने वाली बात होगी। चूंकि अगर हम बात करें तो पूरी तरह से विपक्ष मुखर है और सदन को घेरने के लिए तैयार है, सरकार को घेरने के लिए तैयार है। सदन पटल पर कितना सहयोग मिलता है वो देखने वाली बात होगी और आम सहमति कितनी बनेगी ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज राज्यपाल कुछ देर में पहुंच रहे हैं। राज्यपाल पहुंचने के साथ ही उनका मुख्यमंत्री अगवानी करेंगे, विधानसभा स्पीकर अगवानी करेंगे और सदन के अंदर उनका अभिभाषण होगा और सरकार की उपलब्धियों को सदन के अंदर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर शोक प्रस्ताव देखा जाएगा। जी, अब बिल्कुल विपक्ष के अगर सदस्य हों या फिर सत्ता पक्ष के भी सदस्य हों उनसे अगर बातचीत हो पाए, क्योंकि आज हलचल थोड़ी कम देखने को मिल रही है सदन के बाहर जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं। और क्या बजट भी चूंकि पेश होना है उसमें भी और क्या खास हो सकता है, तस्वीर के साथ साथ जानकारी भी देते रहिए। देखिए, कुल मिलाकर के जो 17 कार्य दिवस हैं उसमें कई तरह के प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। जो सरकार का जो विधेयक होता है वो कई विधेयक जो पेश किए जाएंगे और जिस तरह से अगर हम बात करें कि पिछले बजट सत्र में 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और वित्त मंत्री के बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस बार उम्मीद है कि 1,00,000 लगभग 70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। अब देखना है कि जो जिस तरह से पूरे झारखंड प्रदेश में 50 से 55 लाख मैया सम्मान योजना को महिलाओं को मिल रहा है, उसको लेकर के एक खासा जो सरकार का जो राजस्व होता है उसमें जा रहा है और निश्चित तौर पर सरकार ये चाहेगी कि किसी भी तरह से यहाँ पर राजस्व का संग्रह हो और जो अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ रहा है वह कम हो। अब देखना है कि इसको लेकर के सदन के अंदर किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है और बजट में कितना रखा जाता है ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक मोटी रकम जो झारखंड सरकार की है लगभग 50 से 55 लाख महिलाओं को मैया सम्मान में राशि मिल रही है। बिल्कुल, तो इस बजट सत्र से और इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं लोगों की भी, झारखंड वासियों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर के लिए आपका। देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले सत्ताधारी दलों की अहम बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के तमाम विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई, साथ ही विपक्ष के संभावित सवालों पर भी रणनीति बनाई गई। यही बैठक थी कि सभी को हाउस में रहना है और सभी विषयों पर लोगों को वाद विवाद में भाग लेना है। सबसे बड़ी बात थी कि प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, यही था। कई ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कैसे जवाब देंगे सदन में? विपक्ष की जवाब तो मजबूती के साथ देंगे। विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब हम लोग बहुत मजबूती के से देंगे। आना है, सवाल जवाब सब देना है और जो भी प्रश्न काल है उस प्रश्न काल को बढ़िया से चलाना, यही सब सारा बात हुआ। और कुछ रणनीति बनी है जो आपको कल परसों देखने को मिली। क्योंकि राज्य के मुद्दों पर विपक्ष के पास में कोई सवाल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए हम इत्मीनान है। घेरेंगे तो आप लोग किस तरह से टैकल करेंगे? नहीं, उनके पास में कोई, हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान पे बात करेंगे और उससे बाहर हम लोग नहीं करेंगे। ये है विधायक दल की, सबने कहा है कि मुस्तैदी से रहना है, विरोधियों का जवाब मुस्तैदी से देना है, बस इतना तय हुआ है, सारी चीजों पर डिस्कस हुआ। बजट सत्र को लेकर झारखंड कांग्रेस के विधायक दल की भी बैठक हुई। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता में किए गए इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के एक भी मंत्री शामिल नहीं हुए। हालांकि मंत्रियों को शामिल नहीं होने पर विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जो भी मंत्री आज शामिल नहीं हुए हैं वह अलग अलग कार्यक्रम में व्यस्त थे। 2 मंत्री के एक वीर बुद्धू भगत के कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया था, उन्होंने पार्टी से सहमति लेके समय दिया, तो वो उस कार्यक्रम में व्यस्त है। नगर निकाय के चुनाव हैं, उस चुनाव को भी पार्टी ने प्रमुखता से ली है, इसलिए आपको यह ध्यान में लगता होगा।
लोगों का कंसेंट है, सारे लोगों ने जो विचार हमने रखा है उन सबसे भी बात हुई है और आगे भी इस पर उनके विचार आए। बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि पिछले 5 से 6 सालों का अनुभव अच्छा नहीं है, सभी क्षेत्र में सरकार फेल रही है। इस सत्र में बीजेपी कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। हेलो, पेश करती है, किस प्रकार के बजट पेश करती है, क्या क्या बजट पे लाती है, और पिछले जो 5-6 साल का जो अनुभव है वो अच्छा नहीं, और खास करके जो दूसरी बार सरकार बनी है, जो एक वित्तीय वर्ष जो बीत रहा है, इसमें तो काम कहीं होया ही नहीं, ना कहीं रोड का काम हुआ, ना कहीं पुल पुलिया का काम हुआ। जो काम जमीन पर कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ तक कि किसानों के धान भी जो परचेज करना होता है वो भी ठीक से परचेज नहीं। ये सरकार किसी भी क्षेत्र में कोई सफल नहीं है। शिक्षा की हालत वही है, मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है। तो ये सब जगह करप्शन है, और साथ ही आपका कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो कई एक मुद्दा है। और चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष पद के बीजेपी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई को जान से मारने की धमकी दी गई है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने थाने में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में उन्होंने कहा है कि यह असामाजिक तत्वों और उनके विरोधियों की राजनीतिक साजिश है। मेरे विरोधियों द्वारा कई तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहे हैं। कभी मेरे महिलाओं बहनों जो आज इस चूड़ी का स्वाद के लिए घर से निकल के लिए मुझे जिताने के लिए दिन रात लगे हुए, उनको डरा धमका जा रहा है। और ऐसे ही मुझे रात को मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी इसी तरह जान से मारने की धमकी दिया गया है, जो लोकतंत्र और सभ्य समाज में। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव है। ये लोग राज्य को फिर जंगल राज की ओर ले जाना चाह रहे हैं। चाईबासा जिले में चक्रधरपुर एक जिला है, वहां पर हमारे विजय सिंह गागराई चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे अधिकृत प्रत्याशी। उनको इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई। हमने प्रातः काल वहां के एसपी से या डीएसपी से बात करने का काम किया कि कैसा शासन प्रशासन को वहां पर चलाने का काम कर रहे हैं। खुलेआम देखिए, आप भी देख लीजिए, क्या लिखा हुआ कि विजय सिंह गागराई ज्यादा उछलो नहीं, जिस दिन चेयरमैन बन गया तो रिजल्ट के दिन ही तेरा फुल मेडल होगा। क्या भय का माहौल। आज फिर से धानबाद में अपराधियों का तांडव दिखने का काम कर रहा है। इसीलिए राज्य अलग किया गया था कि अपराधियों का इस प्रकार से 2000 से पहले तो जंगल राज को झारखंड बहुत तेजी के साथ बढ़ा था, बिहार बढ़ा था, फिर उसी हम ले जाना चाहते हैं झारखंड को। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। रुपेश, विजय सिंह गागराई को जान से मारने की धमकी दी गई, वो पोस्ट भी हम देख पा रहे हैं। बीजेपी भी हमलावर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? देखिए, ये परसों रात को उनके सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर कई अलग अलग अकाउंट से इस तरह की धमकियां दी गई है, और जिसके बाद कल उन्होंने इस मामले में चक्रधरपुर थाना में शिकायत दर्ज किया है, और इसके अलावा चुनाव आयोग को भी शिकायत करने की वो बात बताए हैं। और इससे पहले 2 दिन पहले की अगर बात करें तो भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता पोटका क्षेत्र, चक्रधरपुर का जो पोटका जगह है, वहां की एक महिला कार्यकर्ता के घर के बाहर भी एक पोस्टर चिपकाया गया था, जिसमें उस महिला को भी कुछ बातें, चूड़ी से संबंधित बातें कहकर धमकी दिया गया था। तो अब तक 2 मामले उनके पक्ष में सामने आए हैं,
जिसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज की है और पुलिस को भी इस मामले में शिकायत दर्ज की है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल दोनों मामलों में कर रही है जी। और उनका कहना है कि इसमें वे अपने विरोधियों पर भी निशाना साधे हैं कि उन्हें चुनाव के दौरान डराने के उद्देश्य से या चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस तरह की विरोधियों द्वारा राजनीतिक साजिश रची जा रही है। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में पुलिस क्या जांच पड़ताल करती है और किस नतीजे पर पहुंचती है। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी निकाय चुनाव को लेकर रामगढ़ पहुंचे और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि निकाय क्षेत्र में शुरू से ही बीजेपी ताकतवर रही है, इसलिए हेमंत सोरेन ने हार के डर से दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराया। एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने गैर दलीय आधार पर चुनाव कराने का निर्णय लिया है। झारखंड में नगर निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की ताकत प्रारंभ से है और इस ताकत की जानकारी हेमंत सोरेन को है, झारखंड सरकार को। इसीलिए उन्होंने दलगत चुनाव को नहीं कराया। इसलिए दलगत चुनाव की जो व्यवस्था थी उसको इन्होंने समाप्त करके निर्दलीय चुनाव करा रहा है। इसलिए करा रहा है। हम लोगों ने मांग की थी दलगत चुनाव कराओ, हम लोगों ने मांग की थी ईवीएम से चुनाव कराओ। नगर निकाय चुनाव में अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने कहा है कि जेएमएम जिस तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हाफ हो गई थी, इस बार निकाय चुनाव में साफ हो जाएगी। हमारे भी लगभग हर स्तर का नेता लोग उस पर लगे हुए हैं अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का बात है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2024 के विधानसभा के चुनाव में हाफ हो गया, अब साफ होने की स्थिति में है, तो भाजपा के लोग अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जमशेदपुर मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने एनडीए समर्थक प्रत्याशी संध्या सिंह का संकल्प पत्र विमोचन किया। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नकारा सरकार है, पूरे झारखंड में अपराधियों का बोलबाला है, अपहरण का उद्योग झारखंड में पनप रहा है। बिल्कुल एक तरीके से कहिए तो नकारा सरकार है, कानून व्यवस्था का राज नहीं है, पूरी तरीके से गुंडागर्दी यहाँ पे चल रही है। और हमारे जो नगर निगम के जो मेयर बनेंगे सब मिल करके सरकार से इन अपराधीकरण के खिलाफ भी संघर्ष करेंगे और शहर को भी सुंदर बनाने का काम करेंगे। आप सबसे निवेदन करना है कि यहाँ मानगो जो निवासी हैं पूरी समर्थन दे करके भारी मतों से संध्या जी को विजयी बनाए। गुमला में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक पार्टियों ने पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए कमर कस ली है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गुमला पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार शकुंतला ओरांव के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर भी जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के 3 साल से सरकार और इसी घबराहट, क्योंकि जनता कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के प्रति आक्रोश और इसीलिए डर से दलगत राजनीति के आधार पर स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं कर। चार्ल्स नगर निगम मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जमील अख्तर को समर्थित उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से जमील अख्तर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने जमील अख्तर को जमीनी नेता बताते हुए एकजुट होकर वोट देने की अपील की। अगर 27% यहाँ आदिवासियों की आबादी, तो 19% यहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी। सही, तो केवल हम लोग वोट देने के लिए नहीं है, एमपी में वोट देते हैं, विधायक में वोट देते हैं, तो कम से कम मेयर चुनाव तो मेरा बनता है। खूंटी में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल देर शाम खूंटी पहुंचे। रघुवर दास ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की और गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव को 3 साल तक लंबित रखकर शहरी विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी गई है। चुनाव 2022 में ही हो जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी की सरकार
ये नहीं चाहते हैं कि शहरी क्षेत्र का विकास हो, लेकिन एक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के लोग, जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ये पार्टियां, जिनके नेता, कांग्रेस के नेता संविधान का किताब ले लेके घूमते थे, 3 साल से झारखंड की शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को अधिकार से वंचित रखने का काम ये सरकार ने किया। पलामू में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए कमर कस ली है। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसपी से मुलाकात की। पलामू सांसद विष्णु दयाल ने डीसी और एसपी से मिलकर चुनाव में सीआरपीएफ जवान की तैनाती की मांग की। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने की मांग की। ये है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। हम लोगों ने अति संवेदनशील बूथों की सूची दी है, 46 ऐसे बूथों की सूची हमने दी है और हमने उम्मीद की है कि आप वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट करें ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। आपको बता दूं कि मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने को लेकर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और विधायक आलोक चौरसिया, बाकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, उसके अलावे अगर हम बात करें तो पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही की टीम अभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की है और निष्पक्ष को बता दूं कि एक तरफ बीजेपी के नेता और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता और इस चुनाव में जो है चुनाव में गड़बड़ी होने की आशंका जता रहे हैं और यही वजह है कि दोनों का डेलीगेशन जो है जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पलामू एसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष और कड़ी सुरक्षा बीच चुनाव कराने की मांग किया है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू।